ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला काम जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो जो वैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिविटी जो थी ना, उससे हम शेप जैसे पहले बताते थे ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे ये गलती ना हो कि आप एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन कम ना करें। पहले आप प्रॉपरली, जैसे इस कहीं पे सेंट्रल मेटल आयरन है तो पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आर्गन 4s2 3d6, ये है 18 to 20 26। अब आयरन +3 है या +2 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे यहां से, और इसलिए आयरन +2 अगर है तो ये आर्गन 3d6 हो जाएगा और पूरे डन। तो पहली गलती ये अधिकतर बच्चों को हो जाती है, वो डायरेक्ट इसे लिखते हैं और जब वो डायरेक्ट लिखते हैं तो 18 के बाद मतलब 26 में 2 कम करके 24 लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनका आंसर गलत है। सेकेंड पॉइंट, आपको लिगेंड वॉच करना है, लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगली थ्योरी में क्लियर होगा क्यों कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के पीछे रीजन क्या है। अभी आपको ये याद रखना है, यहाँ अगेंस्ट हुंसुल पेयरिंग होती है और यह हुंसुल को फॉलो अगर करते हैं तो वीक है। यहाँ पे COCN और अमोनिया, इन तीन को आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके चलना है और इसमें अगेंस्ट हुंसुल पेयरिंग हो। ठीक है, और ये हुंसुल को फॉलो करें। यहाँ अकॉर्डिंग टू हुंसुल के टी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जबकि यहाँ 2 करके भरे। ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन नहीं दिया इस थ्योरी ने, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाती है। इस थ्योरी के ड्रॉबैक क्वेश्चन आता है ना, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये भी एक इसका एक ड्रॉबैक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि इन्होंने किसी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेसिस पे लिया ये एक्सप्लेन नहीं। थर्ड पॉइंट, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल का उसके इक्वल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर वीकेंड ऑर्बिटल्स अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन। वो आप लाइन से ऑर्बिटल गिन लेंगे और उनको हाइब्रिडाइज कर लेंगे। ठीक है, और वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। दैट मीन हो सकता है कि दो वेरिएंट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो गारंटेड आंसर sp लिखिएगा, 3 हो तो sp, इन दो के लिए तो निकालनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होगा तो एक बार हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 रखें या sp3 रखें। सिमिलरली 5 में भी दो कंडीशन हो जाती हैं, sp3d और dsp3। वैसे अधिकतर यही मिलेगा आपको, dsp3 एग्जांपल है, ये इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स है। लास्ट 6 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी sp3d2 एंड d2sp3, ये तो बेसिकली ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आए। ठीक, अब हम ये तो पिछले टर्म में समझ भी लिया है, स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला एग्जांपल मान लीजिए दिया मैंने आपको NiCl 4 टाइम्स माइनस, पहले आप लोग स्टार्ट करें। निकल का एटॉमिक नंबर गिवन होगा, याद नहीं, 28 NiCl 4 माइनस, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर 28, ठीक है, बताओ करिए। वेरी गुड बेटा, सही आई। और तरीका भी यही होता है कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 है
तो आपने पहले तो निकल का आर्गन 4s2 3d8 लिख दिया, ठीक। अब निकल यहाँ +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सीधा लिखेंगे ये आर्गन 3d8, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल। सेकेंड पॉइंट, ये लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो अभी हमने कहा Cl को वीक लिगेंड मानना है, यानी ये 3d8 जो है अकॉर्डिंग टू मुंशुल इलेक्ट्रॉन दिखाइए, पहले 5 भरिए और फिर 3 भरिए, ये। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये तो कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, यानी ये आगे के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑर्बिटल। बेटा इनका नाम क्या है, एक s है, तीन है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और यहाँ चारों का नाम sp3 हो गया। अब इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल दिखा है ऐसे, और पीछे ये भी ऑर्बिटल है, और इसमें हमें दिख रहा है 2 अनपेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से शेप आएगी टेट्राहेड्रल, इस हाइब्रिडाइजेशन की ये शेप होती है, और क्योंकि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर, कंप्लीट प्रोसेस क्लियर, ठीक। लिखिए बेटा, सॉल्व कर लिया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। अब बेटा मैंने कहा NiCN होल 4 है, ठीक है, NiCN होल 4 माइनस, मतलब ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, बस Cl की जगह Cn लिखा, ठीक है बेटा। वेरी सही कर रहे हैं। अब की यहां से चेंज होगा, ठीक है, अब की ये थोड़ा सा सेकंड पॉइंट से चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज हुआ है बेटा, डेफिनेटली ये Cn नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर याद CnCO और NH3 स्ट्रॉन्ग, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट मुंशुल ये 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के इक्वल ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वलाइज कर, अब आप इसे ऐसे दिखाएंगे कि ये 4 लोन पेयर यहां, ये 4 ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है। इसका एक ऑर्बिटल चाहो तो दिखाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आगे भी बहुत सारे खाली। यहाँ पे इनका नाम रखा आपने कि ये डी था, एस था, और ये पी के 2 आए थे, DSP2। शेप होती है स्क्वायर प्लेन, तो ये DSP2 स्क्वायर प्लेन, और ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए है डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर, कोई डाउट। NiCO होल 4, तीसरा इसी में NiCO होल 4, सेम ये करनी है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ये पता नहीं है, NiCO होल 4, ठीक है। बोलो
चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, ऑब्वियसली ये न्यूट्रल लिगेंड है और पूरा कंपाउंड भी न्यूट्रल, जीरो हो गया। क्वेश्चन तो जीरो थोड़ी था, क्वेश्चन में आपका आयोडाइजेशन बतानी थी। सही है। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 पहले तो लिखा जाएगा वही कार्बन 3d8 क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो यही कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन लिगेंड आपका CO है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन से आगे पेयर कराते हैं। और अब 3d10 लिखा जाए, 3d10 को बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3d10 का मतलब ही यही है, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है व्हाटएवर, आप ऐसे करके ही भरेंगे। इसके बाद ये 4s होगा और 4p होगा, और यहाँ पहला लोन पेयर मतलब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना है, इसके हिसाब से ये sp3 आयोडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा, डायमैग्नेटिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये हो गया दिस वन। अब अगला क्वेश्चन आपने कर लिया, ये अगला क्वेश्चन है FeCO5 FeCO5, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले, आप ये एक दो लिख लो। FeCO5 A3FeCN6, ठीक है। कोबाल्ट अमोनिया 6 टाइम प्लस, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, ठीक है। चलिए ये
वही नॉर्मल चलिए देख लीजिए बच्चों, पहले वाले का आंसर आपका आना था G2sp3, ठीक है। और इसमें शेप तो वही रहती है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर आएगा G2sp3 के बाद भी एक अनपेयर, क्योंकि D में 5 होंगे इसलिए एक अनपेयर। इसका आंसर है DsP3। यस सर। 5 में sp3d होता है dsp3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जब आप करेंगे तो 3d 8 हो जाने की वजह से dsp3 आएगा। और शेप वैसे dsp3 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं, बट यहाँ पे शेप बोली जाती है इसकी स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पे याद रखिएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और ये ऑब्वियसली G2sp3 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा, कोई अनपेयर नहीं। इसमें भी कोई अनपेयर नहीं, ये भी डायमैग्नेटिक, इसमें एक अनपेयर है। अब इन तीनों में किसी में डाउट है तो उसे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बोलिए, इन तीनों में कोई नहीं समझ में आया तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट इज 3d7 प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, 2 यहाँ से गए 1 यहाँ से। 3d अमोनिया को स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे तो 2 करके बनेंगे, ये हो। और अब पहला लोन फिर दूसरा लोन फिर तीसरा और आगे जो भी आने हैं चौथा पांचवा छठा, तो ये आंसर हो गया G2sp3। शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल। कोई डाउट और किसी को डाउट है? ठीक,
अब हम करते हैं इसकी एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है इस थ्योरी के आगे नहीं की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। जैसे कॉपर टेट्राअमीन सल्फेट, देखिए CuNH3O4, ठीक है, CuNH3O4 और ब्रैकेट के बाहर सल्फेट, ठीक है बच्चों। अब ये आप करके देखिए क्या आंसर आता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 स्टार्ट करिए। ठीक, तो आप सही कर रहे हैं इसका मतलब ये 29 का आपका कॉन्फ़िगरेशन जनरली होता है Rn 4s1 3d10, ये होता है। और +2 अगर ये है तो 3d9 हो जाएगा। तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए Rn 3d9। अब लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, 3d9 तो भाई दो दो करके ही भरा जाएगा ना। भाई तुम कैसे भर दो, पहले 5 भर के फिर एक एक करके भर दो, तब भी ये अनफेयर ही एक दिखेगा। तो आपके दिमाग में आंसर ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, sp3। ये आंसर आना चाहिए sp3, समझ में आ रहा है। जबकि प्रैक्टिकली इसका आंसर है dsp। प्रैक्टिकली ये आंसर गलत है और इसका आंसर क्या है, dsp। अब ये बताएगा अच्छा dsp2 है, हाँ सही आंसर है। बोले कैसे, बोले ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, और जब ये यहाँ जंप कर जाएगा तो ये खाली हो गए और ये हो गया dsp2। बोले वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी ये थ्योरी एक तरीके से आंसर के हिसाब से अपने आप को मॉड्यूल चेंज कर रही है। मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने देखा क्या, प्रैक्टिकली देखी शेप स्क्वायर प्लेन है, एंगल 90 180 आ रहा है, तो उसने कहा ठीक है एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, भाई तभी हो सकता है। अब क्यों आगे इलेक्ट्रॉन के, इसका कोई रीजन इन्होंने तो नहीं, ठीक है। इसके लिए फिर अगली थ्योरी बनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऐसे कई जगह एक्सेप्शंस आए। चलो पहला पॉइंट, इसके बाद आएगा ड्रॉबैक ऑफ क्रिस्टल सोलर, ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बताओ बेटा क्लियर है क्या क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या है। अरे ये जो थ्योरी पढ़ रहे थे इसके ही ड्रॉबैक आपसे पूछे जा रहे हैं, इस थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक बताएगा कोई बच्चा, जो आपको लगा अभी तक पढ़ के वही बता दो। वेरी गुड, इट इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ assumptions, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट रीजन फॉर वीक एंड स्ट्रांग लिंक, ठीक है। बहुत सारे assumption हैं, और वीक और क्यों स्ट्रांग क्यों ये भी नहीं बताया, which one is weak, which one is strong and why it is weak, why it is strong, ऐसा कोई रीजन नहीं। फिर इस थ्योरी ने कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं दिया इस चीज का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है ये लेस स्टेबल है, कोई भी। तो नो इंटरप्रिटेशन ऑफ या नो रिलेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक या मैग्नेटिक डाटा, थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक डाटा को एक्सप्लेन नहीं किया स्टेबिलिटी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक्स जो कहते हैं ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। स्टेबिलिटी हम दो तरीके से देखते हैं, या तो थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं, हीट कितनी एवॉल्व हुई, एब्जॉर्ब हुई, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव, या काइनेटिकली देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा है, स्टेबल है नहीं। इसमें दोनों में किसी को नहीं हुआ, तो इसलिए ना तो काइनेटिक्स देखी और ना ही थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। किसी लिगेंड को जब मर्जी चाह वीक और जब मर्जी चाह स्ट्रॉन्ग, जैसे अगर क्रोमियम का एग्जांपल करते, मैंने आपको कोबाल्ट हेक्सामीन लिखाया है, अगर क्रोमियम में हेक्सामीन लिखाएंगे, ये देखिए यार NH3 होल से, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आती है
और इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन इस थ्योरी से देखेंगे तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्रोमियम का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, क्रोमियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन है 3d3। अब ये थ्योरी क्या कह चुकी है 3d3 के लिए? ये थ्योरी क्या कह चुकी है? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तो पेयर कर, उन रूल के अगेंस्ट, जबकि यहाँ 3d3 के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहते हैं और फिर पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और आगे चलते हैं। तो यहाँ D3 में तो इन्होंने पेयरिंग कराई। इज इट क्लियर? तो ये थ्योरी कई जगह फेल, ठीक है, और इसके लिए नई थ्योरी दी गई है, इसका नाम है CFE। तो अगली हेडिंग का नाम लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेटा नाम से क्लियर है, इसका तो सॉलिड स्टेट वाला वर्ड है, क्रिस्टल, उससे रिलेशन में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब जो CFE में क्या कहा गया पहला पॉइंट, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में एक आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जहां सेंट्रल मेटल को हमेशा प्लस मानेंगे और लिगेंड को हमेशा माइनस, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे लिगेंड न्यूट्रल हो और चाहे लिगेंड पॉजिटिव चार्ज, हमेशा हमें इन्हें पॉइंट चार्जेस मानना है और लिगेंड को नेगेटिव चार्ज। क्यों? लिगेंड लोन पेयर दे रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, ये थ्योरी ये भी मानती है लोन पेयर भी आएंगे, ठीक है, इंटरेक्शन आयनिक है बट लोन पेयर डोनेट होते हैं, ये भी अगले स्टेप में, या हाइब्रिडाइजेशन होता है अगले स्टेप में। तो यहाँ का इंटरेक्शन इन्होंने कहा आयनिक। सेकंड पॉइंट, डी के सेंट्रल मेटल के डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो बेसिकली डीजेनरेट, समझ में आता है ना? डीजेनरेट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट? ट्रांसफर की एनर्जी बराबर, पर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इसको, तो ये वाली डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। ये अब डीजेनरेट है जब तक लिगेंड नहीं आ रहा, और जैसे ही लिगेंड आएगा तो ये डीजेनरेसी ब्रेक हो। बेटा डी के 5 ऑर्बिटल आई होप तो आपको मालूम हो 2 तरीके से होती, कुछ ऑर्बिटल ऐसे होती, ठीक है, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होती, ठीक है, याद आ गया? वेरी, क्या अंतर दिखाया है? तो अगर ये हमने बनाया यहाँ है, ठीक है, ये एक्सेस हमारी है और एक्सेस के बीच में डी के 2 लोब हैं। सपोज एक्स एक्सेस ये वाली, इनके बीच में लोब, डी की शेप डबल डबल, तो ये क्लास 11 वाला है और ये पहले भी आ चुका है। इसको हम कह देते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, और इनके नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड, ये 3 नॉन एक्सियल, और डी के 2 ऑर्बिटल ऐसे जो एक्सियल, जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, और एक ये रहा डी जेड स्क्वायर। तो डी के 2 ऑर्बिटल एक्सियल है हमारे, ये वाले, और 3 ऑर्बिटल हमारे नॉन एक्सियल, ठीक है। इज इट क्लियर? तो एक्सियल 2 और 3 नॉन एक्सियल, यहां तक क्लियर? विदाउट, तो इन्होंने कहा भाई ये जो है ना अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक, ठीक है ना? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, तो आपको एक बार क्रिस्टल के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। ये रहा 3D फिगर ऑफ सेंट्रल मेटल, उसके चारों ओर हमने क्यूब मान लिया है, और ये यहाँ पे सेंटर में आपका सेंट्रल मेटल, ठीक है, क्यूब के सेंटर। अब आपको ये भी पता है कि अगर क्यूब है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक्सेस होंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और ये एक्सेस के बीच की जगह। तो ये जो सेंट्रल मेटल है इसके चारों ओर डी ऑर्बिटल थे, लेकिन ये डी ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में थे। ये 3 नॉन एक्सियल थे
और ये वाले दो डी ऑर्बिटल कैसे हैं, एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है, डन। तो इनका कहना है कि जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड के इंटरेक्शन से, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन जो इनिशियली होता है, ये डी के 5 ऑर्बिटल डीजेनरेसी खत्म कर देती है। डीजेनरेसी खत्म मतलब ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट। ठीक है, यानी कि इनका ये कहना है कि ये रहे डी के 5 ऑर्बिटल और ये आया लिगेंड। लिगेंड ये आते ही इनकी एनर्जी बढ़ गई, बढ़ने के बाद ये 2 पार्ट्स में टूट गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, स्प्लिटिंग। कई बार स्प्लिटिंग देखी गई 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 नीचे, और कई बार स्प्लिटिंग देखी गई उल्टा, 3 ऑर्बिटल ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, ये अभी देखते हैं क्या कॉमन सेंस लगा। लिगेंड हो सकता है यहां से अप्रोच करे, कि क्या, नॉन एक्सिस, यानी लिगेंड कहां लगे हैं, नॉन एक्सिस। तो वो जब नॉन एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो नॉन एक्सिस को रिपल्शन ज्यादा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहे हैं, और इनको जब रिपल्शन ज्यादा झेलना पड़ रहा है तो इनकी एनर्जी इनसे क्या हो गई, ज्यादा। इसको रिपल्शन ज्यादा मिल रहा है तो वो स्प्लिटिंग के बाद हायर एनर्जी पे चले गए और ये लोअर एनर्जी। और अगर लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो एक्सिस के पाथ में ही आ जाएंगे। लिगेंड एक्सिस पे है और एक्सिस में ये भी है, तो ये एक्सिस के पाथ में आएंगे, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनकी एनर्जी क्लाउड बढ़ेगा। तो कभी इसका एनर्जी क्लाउड बढ़ेगा, कभी इसका। इज इट क्लियर? पहले यहां तक क्लियर, फिर से बताते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, ये रहे डी के 5 ऑर्बिटल, ये एनर्जी बढ़ी। ठीक, क्लियर। अब स्प्लिटिंग, कभी स्प्लिटिंग ऐसी, ठीक, यस, और कभी स्प्लिटिंग ऐसी। तो बच्चा बताएगा इस केस में कौन सी स्प्लिटिंग होगी। एक्सियल पे तो ये होगा। ठीक है, ये दो कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये तीन कौन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड। अब ध्यान दो, मैंने ये गैप बहुत बड़ा दिखाया है, ये गैप इसके मुकाबले बहुत छोटा दिखाया है। ये स्प्लिटिंग कहलाती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ये स्प्लिटिंग कहलाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नियरली -4/9 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल, आप ऐसे कहेंगे। ठीक है, यानी ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग की वैल्यूज हैं उसके आधे से भी कम, 4/8 का हाफ, आधे से भी कम इसकी वैल्यू, और माइनस मतलब रिवर्स। ठीक, तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे कोर्स में है बेटा, एक है ऑक्टाहेड्रल और एक है टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्लियर बेटा? किस कॉम्प्लेक्स में कौन सी स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल में कौन सी है, टेट्राहेड्रल में कौन सी? ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? आप बोलो बेटा। हाँ ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कौन सी बेटा? आप ध्यान से सुना, सही आंसर आप इसमें समझो तो पॉइंट क्या है। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी, सिमेट्रिकल है और एक्सियल शेप। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल? दो लिगेंड यहाँ लगे हैं, दो यहाँ लगे हैं, और दो ऊपर नीचे लगे, यानी दो एक्स वाई पे लगे हैं, दो वाई जेड पे लगे हैं, और दो दूसरी वो है, मतलब एक्सेक्ट एक्सिस पे लगे, तो एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ जाए।
टेट्राहेड्रल की शेप कैसी है? नॉन एक्सियल। टेट्राहेड्रल क्या है? ये 109 हुआ नहीं, ये 109 हुआ थोड़ा सा, और फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, कोई भी एक्सिस पे नहीं। तो टेट्राहेड्रल जब लिगेंड होगा या टेट्राहेड्रल जब ज्योमेट्री होगी तो लिगेंड नॉन एक्सिस पे लगे, तो नॉन एक्सिस की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में आएंगे या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगी शेप, तो लिगेंड एक्सिस पे लगेंगे, दैट मींस एक्सिस पे रिपल्शन कर रहे हैं, एक्सिस की एनर्जी ज्यादा। बोलो क्लियर? चलिए इसी को हम कल कंटिन्यू करके, कल मतलब मंडे को करते हैं, दोबारा से स्टार्टिंग से करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। ठीक है? अरे एक दो बच्चों ने बेटा कल भी मैसेज भेजा है कि हमारे पेपर आ रहे हैं, प्री बोर्ड है, तारीखें भी बताई हैं, आप मुझे सिलेबस भी भेज दो जिस क्या आ रहा है। ये मत कहना पूरा टर्म 2 आ रहा है, पूरा टर्म 2 आ रहा है तब भी मुझे आप लिख के भेज दो आपके यहाँ के सिलेबस क्या है। ठीक है? क्योंकि हाँ बेटा फुल तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप चैप्टर लिख के भेज दीजिए, क्योंकि अरे भैया फुल सारे लिख रहे हो, मुझे मालूम है फुल, क्योंकि कुछ टॉपिक तो हमें पता है, दैट इज फिजिकल हम पूरी कर चुके हैं, खाली इसको एक ब्रश अप करना होगा। और इनऑर्गेनिक में भी हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, डीएफ हो चुका है, और इनऑर्गेनिक भी पूरी हो गई, तो खाली हमारा ऑर्गेनिक का ब्रश अप रह जाएगा, या ऑर्गेनिक पढ़ने का ये शायद एल्डिहाइड कीटोन और अमीन, सिर्फ ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के बचेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपका एग्जाम है या प्री बोर्ड है तो पहले मैं वो दोनों को करा दूंगा, फिर बाकी को करा दूंगा। ठीक है? चलिए भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, अभी नहीं भेज